Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing unit number 4 chemical bonding, and in that unit we have completed different types of bonding and why do elements combine. तो ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज आपका ऑक्टेट रूल. अब आपकी यहाँ से थ्योरीज जो है वो स्टार्ट होती है कि क्यों एटम और कैसे कंबाइन करते हैं. फर्स्ट है ऑक्टेट रूल. और ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एलिमेंट्स कंबाइन इसीलिए करता है बिकॉज दे हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ऑक्टेट मीन कि 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो उनको अपने आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे कंबाइंस. क्लियर? इसलिए वो कंबाइंस करते हैं. ओके, अब ऑक्टेट रूल तो आपको पता लग गया. अब थोड़ा सा इसको हम समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा लुईस सिंबल समझो, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं. लुईस सिंबल. लुईस सिंबल क्या है बेटा कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें सारी सेल बनाने की ज़रूरत नहीं. वाई? बिकॉज जो आपका एटम कंबाइन करता है उसकी वैलेंसी है वो आपकी होती क्या है, डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे. ठीक है, मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे. तो जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं तो मुझे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने की ज़रूरत क्या है. तो इस वजह से उन्होंने एक सिंबल दिया कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने शो किया उस एलिमेंट के स्ट्रक्चर में, और वो स्ट्रक्चर आपके कहलाते हैं लुईस सिंबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन, so I am representing one dot. So this is Lewis dot structure. Chlorine as you know 17 to 8 7. So I need not to draw 2 and 8 inner cells, only outer cell, and it will represent in the form of dot. So this is Lewis structure of chlorine. Sodium 11 to 8 1. So just cut it down. I will draw only outer cell, and that is the structure of Lewis symbol of sodium. Clear? तो ये है Lewis symbol of elements. बहुत ईजली. अब कुछ जो है इन्हीं सिंबल की हेल्प से जो है हम कुछ कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे वन बाय वन. तो चलो ड्रॉ करते हैं Lewis स्ट्रक्चर. सपोज आपसे बोला जाए ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HCl. तो देखो दिस इज H, इसका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना. तो HCl के बीच में आपको पता है कि कैसा बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनता है ना. इसके हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 to 5, और ये 6, और ये रहा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है ये आपकी कहलाती है लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड. अब here you can see क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है एंड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है. कंप्लीट है ना? ठीक है. और इस तरह आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने को दिए जाएंगे लाइक H3PO4. ओके, H2SO4 का हमने अभी बनाया ना. चलो एक बार H3PO4 का ट्राई करते हैं. फॉस्फोरस 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉस्फोरस का 285. सो आई एम ड्राइंग 4 ऑक्सीजन इज देयर, यस, 3 हाइड्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन, और दिस इज 4. ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लो. हाइड्रोजन 3 है, तो जब भी 3 हाइड्रोजन हो ना और ऑक्सीजन भी हो तो O के साथ ही इसको कंबाइन करना है. क्यों? ऑक्सीजन को के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, तो एक तो इसको फॉस्फोरस से मिल जाएगा, ठीक है, और एक किससे मिल जाएगा, हाइड्रोजन से. ये देखो ये वाला हाइड्रोजन का है, ये वाला फॉस्फोरस के है. चलो फॉस्फोरस के मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, और ऑक्सीजन के, हालांकि आप सिर्फ डॉट बनाना. ओके, तभी तो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स. ओके, अब यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन भी सेम ड्रॉ कर दो. इसके 6 इलेक्ट्रॉन बना दो, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का हो गया. तीसरा भी ड्रॉ कर दो, 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन का हो गया.
अब एक ऑक्सीजन बची है, तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं। 2 यहाँ पर रख दो, ये रहे 6। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन के देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपने 10th में भी किया हुआ है, इसलिए इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप इसको देखो, हो गए। और यहाँ पर ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए। ओके, अब जरा फॉस्फोरस का काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या है? ओके, तो इसके भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर आपको फॉस्फोरस के दिख रहे होंगे कि फॉस्फोरस के ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, हो गए ना ज़्यादा, ठीक है। तो कुछ जो केस है, तभी तो ऑक्टेट रूल जो आपका है वो क्यों फेल कर दिया गया, कुछ रीज़न थे। जैसे यहाँ पर ऑक्टेट मोर देन इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्टेट से ज़्यादा हो रहे हैं, लाइक PCl5 में, SF6 में, यहाँ पर भी फॉस्फोरस के हो रहे हैं ना, और इसी वजह से ये ऑक्टेट रूल फेल हुआ था। मैं आप इसको बाद में भी बताऊंगी, पर आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सारे कंपाउंड्स के बनेंगे। ओके, आपके पास जितने भी कंपाउंड्स हो आप उनको निकाल। नेक्स्ट हम ड्रॉ कर लेंगे SiCl4, सिलिकॉन है, इसका 14 होता है, मीन्स 2 8 4 1 1 1 1। क्लोरीन का 7 होता है, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7th इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सारे क्लोरीन के ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा इसको ध्यान से देखो तो क्लोरीन के भी 8 हो गए, सारे क्लोरीन के 8 हो गए, और सिलिकॉन के भी 8 हो गए, ठीक है। तो दीज आर द लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन अब आपके क्वेश्चन, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने H2SO4 का बताया था, तो H2SO4 का जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था H2SO4 का, और मैंने आपसे कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ सल्फर देता है, ऑक्सीजन कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता यहाँ पे, ये मैंने आपको बोला था ना। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि भैया हमें कैसे पता लगेगा, हम तो इसको शेयर भी तो करा सकते थे, जैसे यहाँ पर कराया, तो यहाँ पे शेयर भी तो करा सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा? क्लियर? और ऐसे करेंगे तो सल्फर के 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या करें, कैसे पता लगे? तो बेटा इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, ताकि आपको इस तरह का किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, और आपको अगर मॉलिक्यूल दिया है तो आपको समझ में आ जाए कि ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कैसे हैं। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज जो है ये आपको बता देता है कि किस एलिमेंट ने, किस एटम ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, किसने नहीं किए हैं। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर किसी का फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है, इसका मतलब है 0 आने का मतलब है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए, ना तो दिए हैं और ना ही लिए हैं। क्लियर? अगर प्लस में आती है तो इसका मतलब उस एटम ने जितनी भी प्लस वैल्यू आती है उतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। नेगेटिव आती है तो इसका मतलब उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं। क्लियर? अब समझो इस चीज़ को। सपोज मुझे स्ट्रक्चर दे दिया जाए, मुझे स्ट्रक्चर दे देते हैं कि ये COCl2 दे दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4। क्लियर? और अब मुझे पता करना है कि भाई किसके ऊपर कितना चार्ज है, किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए भी हैं, दिए भी हैं, या क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स।
क्या है फॉर्मूला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जो आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैं इस क्लोरीन को स्टडी करूँ तो ये क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 7। लोन पेयर कितने पड़े हुए हैं? 2, 2, 4, 2, 6। कितने पड़े हैं? 6 माइनस हाफ। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, मतलब एक अपना एक उसका, शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही। तो अब देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इसका मतलब है कि इस क्लोरीन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब है ये शेयर कर रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना ही दे रहा है। सेम इसके ऊपर भी यही आएगा। अब हम देखते हैं इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के ऊपर का। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 माइनस हाफ। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दैट इज 4। तो ये कितना आ गया? 0। इसका मतलब है ऑक्सीजन ने भी सिर्फ शेयर किए हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं और ना ही दिए हैं। क्लियर हो गया? चलो अब H2SO4 में आते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, इस ऑक्सीजन का देखते हैं फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6 माइनस हाफ इंटू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। कितना आ गया? -1। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ले रहा है। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में यूज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है किसके? वो इलेक्ट्रॉन है सल्फर के, जिसमें से एक तो सल्फर ने अपने पास रखा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया है। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज से पता लग जाता है कि किस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लिया है, एक्सेप्ट किया है, और किसने दिया है। जैसे सल्फर का मैं अगर निकालूं तो देखो सल्फर के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? लोन पेयर वाले तो 0 हैं, माइनस हाफ। शेयरिंग वाले कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। कितना आ गया? 4। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? +2। +2 का मतलब है कि सल्फर जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं डोनेट कर रहा है या आपका ऑक्सीजन को दे रहा है। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज से पता लग जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ तो आप इजीली पता लगा सकते हो किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये फॉर्मल चार्ज है। अब देखो बेटा, ये ऑक्टेट्रोल जो था वो आपका फेल कर दिया गया कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में। क्यों फेल किया गया? रीज़न था बेटा कि अभी आपने जस्ट देखा H3PO4 लाइक PCl5। तो PCl5 इसमें जरा सा इलेक्ट्रॉन तो देखना फॉस्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। SF6 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स मोर देन ऑक्टेट आपके इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो ये आपका क्या है? ये ऑक्टेट रूल से बिल्कुल डिनाई कर रहा है, ठीक है, डेविएशन शो कर रहा है। सेकेंड थिंग क्या है? H2 मॉलिक्यूल। इन्होंने बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इनका सिर्फ ड्यूप्लेट कंप्लीट है। थर्ड BeCl2, देखो ये बेरियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर बेरियम के इलेक्ट्रॉन्स देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, फिर भी ये स्टेबल है, ये कंपाउंड बनाता है, बॉन्डिंग करता है, तो ये भी डेविएशन शो कर रहा है। तो इतने सारे प्लस आपका ऑक्टेट रूल कहीं से भी स्टेबिलिटी को पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता। मतलब ना तो इसके अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कभी 8 से ज़्यादा हो रहे हैं, कभी 8 से कम हो रहे हैं।
क्लियर। लेकिन फिर भी वो कंपाउंड बनते हैं, वो कॉम्बिनेशन आता है, वो स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब है ऑक्टेट रूल कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, तो इस लॉ को फेल कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लॉ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले आप कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स हैं उनको थोड़ा सा स्टडी कर लो। बॉन्ड पैरामीटर क्या है? लाइक बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड के बीच की लेंथ। देखो, जब भी ये आपका बॉन्ड कंबाइंड होता है तो इससे न्यूक्लियस के इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ये आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। अब आप देखो कि अगर मैं इसकी जगह क्लोरीन ले लूँ तो कहीं ना कहीं इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इससे ज़्यादा होगी। यहाँ पर आपको बॉन्ड लेंथ जो है वो रटने की ज़रूरत नहीं है। एटम का साइज जो बड़ा होगा, क्योंकि डिपेंड करता है एटम के साइज पे, अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ इससे भी ज़्यादा होगी, आयोडीन की बॉन्ड लेंथ इससे भी ज़्यादा होगी। अगर मैं CH बॉन्ड लेंथ लूँ तो आपकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन OH की लूँ तो कम होगी। क्यों? ऑक्सीजन का साइज छोटा है कार्बन से। तो इस तरह बॉन्ड लेंथ आपकी पर रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग है कि आपका ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर डबल है तो कम होगी, और ट्रिपल है तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? देखो बेटा, सपोज ये आपका सिंगल बॉन्ड बना कार्बन कार्बन के बीच में, तो बॉन्ड लेंथ है। डबल कब बनेगा? जब ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी और पास आएंगी और बॉन्ड लेंथ कम। फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या है? और ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी और भी बॉन्ड लेंथ कम। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ के बाद नेक्स्ट थिंग आती है बॉन्ड एनर्जी। देखो बेटा, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम बॉन्ड एनर्जी। क्यों? उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैं क्लोरीन ले लूँ, हाइड्रोजन ले लूँ, तो मुझे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों? इनकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। जितना बॉन्ड स्टेबल होगा, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। जितना बॉन्ड वीक होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी कम होगी। क्लियर? और ये भी डिपेंड करेगी बॉन्ड लेंथ के ऊपर। जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उतनी कम एनर्जी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर? तो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। अब आता है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल आपको समझ में आ जाएगा जब आप हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट करोगे। बॉन्ड एंगल का मतलब होता है जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, सपोज ये NH3 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो NH3 मॉलिक्यूल जो बन रहा है इनके बीच के एंगल को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। और ये किसके बीच में कितना बनेगा ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप हाइब्रिडाइजेशन टर्म करोगे। तो ये टॉपिक मैं आपको बॉन्ड एंगल वाला जो है वो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन करूँगी। एंड लास्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। अगर किसी के बीच में जैसे हाइड्रोजन के बोले तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर है 1। क्यों? नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? 1। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बोले तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। क्यों? नंबर ऑफ बॉन्ड है 2। नाइट्रोजन का देखें तो बॉन्ड ऑर्डर है 3, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ bond present in a molecule. So these are bond parameter. In next video we will discuss some theory related to chemical bond. So goodbye and have a nice day.